This call is now being recorded. हाँ ठीक है। तो आज का बेसिकली मेरा बेटा जो टॉपिक रहने वाला है ना वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा बहुत तुम्हें ये बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है। और कल वाली क्लास में हम लोग, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, कल वाली क्लास हमारी रिवीजन क्लास रहेगी फॉर योर अपकमिंग चैप्टर टेस्ट, है ना, जो तुम्हारा संडे में होने वाला है। और फिर मंडे से फिर कंटिन्यू कर देंगे ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर को करवाने में मेरे को 10 लेक्चर जाएंगे, आराम से जाएंगे, तो 6 और जाएंगे, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है ना। थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा है। अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं करवाती हूँ तो ये 6 दिन का चैप्टर है बस। ठीक है, लेकिन कोई फायदा नहीं, अपने को न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे क्योंकि वही आने हैं पेपर में, है ना। ठीक है। तो जो टॉपिक कवर करेंगे, अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बताऊंगी मैं क्या कहती है, और उसी पे बेसिस हमारा बेस्ड हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। क्या बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ है ही नहीं, मतलब लाइक बहुत ज्यादा इसमें समझने का नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। हाँ, आपको क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, तो उसके लिए अपने को थ्योरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं बता पाऊंगी तो आप वो अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है। तो उसके लिए तो मैं कुछ फॉर्मूलेज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे नोट्स बना रहे हो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही तुम्हें बनाते रहना है। ये मुझे बार बार रिपीट भी ना करना पड़े, है ना, समझदार हो, बड़े हो गए हो तो मतलब ये तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि कुछ करा रही है मैम तो नोट्स में होना चाहिए वो हमारी चीजें। ठीक है मेरा बेटा। वेटेज मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार फटाफट से ना रिकैप कर लेते हैं कि कल की क्लास में क्या किया था, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, तो बताना पड़ेगा बार बार कि कौन कौन से फॉर्मूले हमने कर लिए। लव, आप बताओगे कि हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। अब कोई भागना मत, जितने भी बच्चे भी ज्वाइन हो ना, बैठे रहना। हाँ, 8:30 तक। दीपांकर आ गया। दीपांकर कल नहीं आए थे ना। हाँ, तो लव आप मुझे बताओ क्या किया था कल। अरे कोई बोल ही नहीं रहा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था, याद है तुम लोगों को। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, तो टोटल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला आ रहा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, तो -13.6 Z² बाय n² वोल्ट पर एटम आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा था एक जूल वाला भी है, वो भी तुम्हें ध्यान रखना है, बट जो अपना मेन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम वाला है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी x है तो टोटल एनर्जी क्या होगा, सेम ही होगा विद नेगेटिव साइन, राइट। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन था, यही था क्या, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, या फिर उल्टा था, सोचो। पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। यस मैम, यही था। यस, वेरी गुड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा हमने और क्या डिस्कस किया था, आयनाइजेशन एनर्जी का किया था। आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास काफी सारी डेफिनेशंस की थी, विच वाज एप्लीकेबल ऑन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज पे ही एप्लीकेबल थी। जैसे ग्राउंड स्टेट हमने देखा था क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, अदर देन ग्राउंड स्टेट्स को आप एक्साइटेड स्टेट्स बोलोगे, है ना। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2 लोगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू तुम 3 कंसिडर करोगे। उसके अलावा मैंने आयनाइजेशन एनर्जी बोला था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, वो एनर्जी थी जो तुम्हें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से कहाँ पे लेके जाने के लिए, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, जहाँ पे न्यूक्लियस का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ब्रेकअप ही हो जाए उनका, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नो इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो अपने पास ये था उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, उसके अलावा हमने और क्या देखा था, एक्साइटेशन एनर्जी भी देखा था। एक्साइटेशन एनर्जी में क्या था, ग्राउंड स्टेट से हम किसी भी nth एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे थे, याद करो। और मैंने कहा था तुम एनर्जी डिफरेंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो क्या आ रहा था, 13.6 Z² 1/n² माइनस 1/n1², यही था। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे n2 क्या था, अपना हाईयर स्टेट था, और n1 क्या था, अपना लोअर स्टेट था। ठीक है, यस।
उसके अलावा हमने क्या देखा था, बाइंडिंग एनर्जी भी देखा था। बाइंडिंग एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी आफ्ताब? मैम हम ये था सेपरेशन करने का काम करता था ये। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, सेपरेशन एनर्जी बोलते थे। इसका डेफिनेशन क्या था, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते थे हम? किसी भी, हाँ ऑर्बिट से, किस किसी भी शैल या ऑर्बिट से निकालते थे मैम। ग्राउंड स्टेट से निकालते थे क्या अलीशा? मैम किसी भी स्टेट से हम उसे निकाल सकते हैं। ग्राउंड स्टेट ही हो गई एक तरह से वो। फिर किसी भी, इंफिनिटी तक ले जाते थे मैम। नोट ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट नहीं था, एनी स्टेट था मैम। एनी स्टेट तो इंफिनिटी तक पहुंचा यस किसी भी nth स्टेट से आपको इनफाइनाइट पे लेके जाना था। Yes, तो उसमें अपना क्या आया था, आयनाइजेशन एनर्जी बाय n स्क्वायर आ गया था। यस मैम। यस मैम ठीक है, हाँ अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, किसी भी स्टेट की बात कर रहे हो तो n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी nth स्टेट से आप निकाल रहे हो तो ये अपने पास था। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, आगे चले। इसके अलावा कोई और फॉर्मूले थे जो हमने रिवाइज किए थे, बताओ। मैम वेलोसिटी था, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यस, और रेडियस वाला भी एक बार कर लो लगे हाथ। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट था 0.529 0.529 into n square by z angstrom. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2.18 into 10⁶ Z by n. Z Z upon n. second. और इसके अलावा टाइम पीरियड का भी था 2 पाई r बाय v था। इसमें तुम r की वैल्यू और v की वैल्यू पुट कर रहे थे। फोर्स वाला, कूलम्बिक फोर्स का क्या था बताओ? Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर था या r था? मैम R square. R स्क्वायर। Q1 Q2 upon R square. ठीक है, तो ये फॉर्मूले थे तुम लोगों के अपने। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बोहर मॉडल, MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई था। NH by 2 pi. इंटीग्रल मल्टीपल। यस, ठीक है, NH by 2 pi. यस, n की वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। और कई बुक्स में आपको मिलेगा कि h कट क्या होता है, h बाय 2 पाई होता है ना? हाँ ऋषा बोलो बेटा। मैम जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी क्या? हाँ, अगर n1 ले लोगी तुम तो बाइंडिंग एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर आ जाएगा। ओके मैम। ठीक है, चले हम आगे चले फिर। चलो yes, आगे चलते। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे, जब तुमने क्वेश्चंस लगाए होंगे तो ये फॉर्मूले यूज में आएंगे, और आगे भी लगाओगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, मैंने तुम लोगों को एग्जाम डोज भी भेजा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, देख लेना जिसने नहीं देखा है। ठीक है, चलिए ओके ओके। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। देखो ये वाला ना सारा पोर्शन तुम फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो। फिजिक्स में जनरली आप वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हो, जबकि केमिस्ट्री में हमारा मेन फोकस रहता है पार्टिकल नेचर पे। ठीक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए मैं कहानी यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलूं तो जो नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या है, तो मैक्सवेल ने ये बोला था, अभी पढ़ोगे, अभी शायद आपने लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, वो बाद में आएगा, काफी शायद 12th में है वो चैप्टर। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, जो मैक्सवेल की वेव थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि जो लाइट का सोर्स है, मतलब जहां से भी लाइट निकल रही है ना, वो वेव्स की फॉर्म में निकल रही है। कह रहे, समझ रहे हो? तो मैक्सवेल ने बेसिकली वेव नेचर के बारे में बताया था कि जैसे जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि जो लाइट ट्रांसमिट कर रही है वो वेव्स की फॉर्म में कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये वेव के दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो, अगर मान लो मेरा कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऑसिलेट करा रही हूँ, तो वो किसकी फॉर्म में दिखेगा आपको? वेव्स की फॉर्म में कंपोनेंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो ये जा रही है, ये दिस इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। और तीनों क्या है आपस में? परपेंडिकुलर तो दिख रहा हो, these two fields are perpendicular to each other and also to the direction of propagation। जैसे आप फिजिक्स में डिफ्रैक्शन वाला, इंटरफेरेंस वाले फिनोमेना पढ़ोगे, वो वेव नेचर पे
बेस है वो वाले, वो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आपका पार्टिकल नेचर आप स्टडी करते हो, आपने शायद स्कूल में पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो वो वेव थ्योरी नहीं, वो पार्टिकल नेचर पे मतलब बेसिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादा मैक्सवेल की वेव थ्योरी डिस्कस भी नहीं करने वाले। कुछ कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, फिर उस पे सवाल आ जाएंगे, तो वो तुम लोगों को बनाने आने चाहिए। जैसे कि कुछ कुछ डेफिनेशंस है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ जैसे मान लो, अगर मैं मान लो ये ले लूं, ठीक है, तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करोगे, तुमसे कोई पूछ नहीं रहा है, जस्ट सिंपल डेफिनेशन तुम्हें वैसे ही पता होनी चाहिए। तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से दिखाते हैं, देखो इधर लैम्डा से दिखाते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट और ट्रफ। देखो अगर मैं ये अपनी ये क्रेस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, वेवलेंथ बोल सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग क्रेस्ट या फिर टू नेबरिंग ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, तुम उसको क्या बोल सकते हो, लैम्डा बोल सकते हो, ठीक है। तो आप इसको मेजर किस में करते हो, आप इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर कर सकते हो, आप इसको नैनोमीटर में मेजर कर सकते हो, ठीक है, आप इसको पिकोमीटर में मेजर कर सकते हो, माइक्रोमीटर में कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि आपको इसमें जरूरी क्या है पता होने का, आपको जरूरी पता होना चाहिए यूनिट क्या होती है। तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होती है। गेटिंग माई पॉइंट, पता होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सवाल कराऊंगी, वहां पे वो देगा सेंटीमीटर में लैम्डा, लेकिन आंसर रिपोर्ट करना होगा नैनोमीटर में। तो यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मीटर, नैनोमीटर, ये सब, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 1 नैनोमीटर, वो किसके बराबर होगा, 10⁻⁹ मीटर के, ठीक है। और बोलो 1 पिकोमीटर भी ध्यान रखना किसके बराबर होता है, 1 10⁻12 मीटर। यस। उसके अलावा 1 माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3 पॉपुलर कन्वर्जन है, मतलब पेपर में बहुत ज्यादा यूज होती है, तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। उसके अलावा मैं बात करूंगी फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन अगर किसी को बताना हो, वो तो सबको पता है, इसको मैम न्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पूछ ले, ऐसे मत खड़े हो जाना मैम हमें तो नहीं पता, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, फ्रीक्वेंसी आप ये बोलोगे सिंपल नंबर ऑफ वेव्स व्हिच पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकेंड, ठीक है। अगर मान लो ये तुम्हारा एक दरवाजा मैं 1 सेकेंड के लिए खोल रहा हूँ, तो उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स पास हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में, वो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तभी आप लोगों को पता फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्स, या यू कैन ऑल्सो से पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू बोलते हैं इसको, न्यू, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा बिकॉज़ इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके। एक कोई भी बच्चा ना अनीशा कोई भी कर दो, डाउट सोल्विंग ग्रुप में ये लिख दो क्लास हैज स्टार्टेड, ठीक है। मैं देख रही हूँ ना बच्चे बहुत कम है, मतलब आई नो छठ पूजा की वजह से ही है, बट कम है, काफी बच्चे नहीं आए, ठीक है। तो जैसे कि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, फोटो में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला जो मैंने लगाया हुआ है ये हाई फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका अगर मैं वेवलेंथ देखूं तो क्या है, इतना है। अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करूं, लो बेचारा सुस्त 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 इंसान है ये वाला, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है लैम्डा पे। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज योर वेलोसिटी, यही तो बोलते हो ना, ठीक है। होता क्या है, जैसे अभी मैंने बोला म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा, तो म्यू क्या हो जाएगा, c बाय लैम्डा, बोलो हाँ या ना। और ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि तुम्हें ध्यान में रखना है, शाबाश, ध्यान में रखना है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है,
ठीक है। Perfect. वेवलेंथ आपको देखो इस पे ना बहुत सवाल आया, जब तुम अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, जब तुम PYQs भी देखोगे ना तो इस पे बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन बने हुए हैं। स्पीड ऑफ लाइट तुम्हें मालूम होगा, तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे देंगे, वेवलेंथ निकालनी होगी, या वेवलेंथ दे देंगे तुम्हें, ये फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इस पे बन जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप हर्ट्ज में लोगे, वेवलेंथ आपको मीटर नैनोमीटर वो किसी में भी बोल सकता है। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलूं, बहुत सिंपल है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं खर्च करना, मेन हमें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। लेट कौन हुआ भाई? लेट कौन हुआ है? मुझे दिख रहा है तो एक दो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। वेव नंबर, अब वेव नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं? न्यू बार। न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी बट न्यू बार इज योर, बोलो, वेव नंबर। Wave number. को कैसे डिफाइन करेंगे? वेव नंबर इट मे बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, या यू कैन आल्सो से नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। जैसे मान लो कितनी है ये, 1 2 3, एक और ले लेते हैं। ठीक है, मान लो ये लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कितनी वेव्स है इसमें? 1 2 3 4 है, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. यहाँ पे ma'am. 2 सेंटीमीटर में 4 वेव्स है, हमें 1 सेंटीमीटर में निकालना होता है ना, मैं डेफिनेशन समझा रही हूँ। तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे फिर? 2 वेव्स। 2 wave. ठीक है, तो बेसिक wave. क्या बोलना चाह रहा है? 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। लेकिन आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, आपसे फॉर्मूला जानना चाहता है वो। तो फॉर्मूला क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1 इनवर्स by ऑफ lambda. वेवलेंथ। यस, Inverse of अगर लेमडा आपका सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर किस में आएगा फिर? सेंटीमीटर इनवर्स। अगर Percent. मीटर में है तो पर मीटर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या क्या फॉर्मूले बताए, वेव नंबर का बता दिया, एक बार फटाफट आओ पीछे से चलते हैं। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। न्यू बार से इसको दिखाते हैं, दैट इज 1 बाय लैम्डा। उसके बाद वेलोसिटी, वेव ने 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो न्यू क्या होगा? सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू आपको याद रखनी है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू इन 1 सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, और यूनिट इसकी क्या होती है? पर सेकंड, और यू कैन से हर्ट्ज। उसके अलावा वेवलेंथ तुम्हें पता है, ये डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्लस्ट और ट्रफ, और इसकी यूनिट जनरली हम आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ Trough height. कोई नहीं पूछेगा ये तुमसे, ये एनसीईआरटी में डेफिनेशन थी तो मैंने तुम्हें बता दिया, कोई नहीं पूछने की तुमसे। ठीक है, बेशक पढ़ते ही छोड़ देना। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। नीट का ही सवाल पूछ लिया मैंने तुमसे, करना है इसको सोल्व। दिख रहा है सबको? चलो मैं करवाती हूँ ये। ठीक है, तो देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, बोला क्या हुआ है, ये मैं करवा देती हूँ एक बार। देखो आपको बोला है एक वॉयलेट लाइट है जिसकी वेवलेंथ आपको इतनी दे रखी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अभी तो हम बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बेस्ड है इन पे, फॉर्मूलाज पे। धीरे धीरे आगे आगे जैसे जैसे तुम जाते जाओगे ना, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे क्वेश्चन। ये जरूर ध्यान रखना 2 चीजों का क्वेश्चन को अप्रोच करते वक्त, जो दे रखा है उसको लिखो, यूनिट को साथ लिखना है। मैं जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ बच्चों को, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि यूनिट को साथ लिखते हुए चलोगे। जैसे देखो मैं कैसे बता रही हूँ, वॉयलेट लाइट हैज वेवलेंथ, मुझे वेवलेंथ गिवन है ना, तो मैं वो लिख देती हूँ 4 × 10⁻⁻12 मीटर। नाउ यू हैव टू टेल द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे पहले अपने को रिलेशन पता होना चाहिए, तो न्यू क्या होता है? सी बाय लैम्डा होता है। बोलो, हमें यही निकालना है। तो सी क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अपने को लैम्डा कितना दे रखा है? 4.10 × 10⁻12 मीटर। यूनिट पता है मैं क्यों बोलती हूँ? यूनिट जब आप लिखते हो ना, मान लो अभी तो ये बहुत सिंपल है, जब आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करोगे उसमें मान लो आपको किसी और में रिपोर्ट करना है आंसर, ठीक है, तो जब आप यूनिट साथ लिखते हो ना, आपको दिख जाता है कि आप सवाल सही डायरेक्शन में जा रहा है आपका या नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मीटर से मीटर गया, मेरा फ्रीक्वेंसी पर सेकंड या हर्ट्ज में आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब yes, जो मैं सॉल्व कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो ना, इसको तुम अगर 4 मान लो, क्योंकि देखो ना ऑप्शन में
इसमें देखो गैप है, हालांकि ये दोनों सेम है बट ये इसमें गैप है, तो कितना करोगे 7 पॉइंट समथिंग पे जाएगा, तो 7.31 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नीट में पेपर में सवाल ऐसे ही आएंगे जिसकी कैलकुलेशन तुम लेस देन 1 मिनट कर सकते हो। अगर किसी की कैलकुलेशन नीट के पेपर में 1 मिनट से या 1.5 मिनट से ऊपर जा रही है, तुम्हें वो क्वेश्चन देखते ही छोड़ देना है। ये आज दिमाग में बिठा लो, बेशक वो तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता, क्योंकि ऐसे चैप्टर्स बहुत है। एक तो ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें बड़े लेंदी सवाल बनते हैं, या तो वो लेंदी देगा, सुन रहे हो मेरी बात, या फिर वो बहुत इजी कैलकुलेशन वाला देगा। 90% क्वेश्चन इजी कैलकुलेशन वाले होते हैं, लेकिन 10% वो खेल जाता है, क्योंकि वो यही देखना चाहता है क्या बच्चा अपना टाइम उसी पे ही बर्बाद कर रहा है या उसकी जगह 7-10 क्वेश्चन उसने बायो के निपटा लिए। गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या बोलना। यस मैम। तो वो वहां पे आपको देखेगा कि आप 1.5 मिनट खर्च कर रहे हो, बेशक वो तुम्हें आता होगा, तुम्हें दिखेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है हमने, आता है हमें, लेकिन वो टाइम अगर ज्यादा खा रहा है वो क्वेश्चन छोड़ो उसको। सेम जो तुम्हारा संडे में टेस्ट होगा, अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसे लगता है केमिस्ट्री में कि ये तो जो नहीं आता वो तो छोड़ देना, जो लगता है आता तो है लेकिन टाइम टेकिंग है अभी छोड़ देना उसको, टाइम होगा तो सॉल्व करना वरना रहने देना, नहीं तो तुम्हारे बाकी इजी वाले क्वेश्चन में टाइम खा जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो करके, पुट द विजिबल लाइट कलर्स इन ऑर्डर, क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब तुम क्या इमेजिन करो कि ये क्वेश्चन नीट में आया था, सिंपल किस पे जाए क्या चेक करोगे अपना, तुम बताओ। मैडम विद योर मैम विद योर फॉर्मूला ऑप्शन सी सबसे कम है, प्योर करोगे, यहाँ पे जा रहे हो तो वेवलेंथ बढ़ रही है, तो Yes, आपको लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट लगानी है। लॉन्गेस्ट यानी कि पहले वो आएगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रेड का होता है, हटाओ रेड। रेड के बाद किसकी बारी आएगी, ऑरेंज। ग्रीन, ऑरेंज। वायलेट। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। कई बार वो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, अगर ऐसे क्वेश्चन आगे तुम्हारे मजे ही मजे। ठीक है, तो 4 नंबर फ्री के जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है मेरा बेटा, उनको हमने क्या किया है, बेसिकली हाई एनर्जी और लो एनर्जी के उसमें ऑर्डर में लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताओ भाई एनर्जी का ऑर्डर बताओ, वेवलेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसको याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से याद करेंगे। किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद तो मैं बता देती हूँ जैसे मैंने अपने टाइम में याद किया था। ठीक है, तो देखिए मैंने ऐसे याद किया था, राम इन विजिबल यू एक्स जी को गए, राम इनविजिबल यूएक्सजी को गए, राम इनविजिबल यूएक्सजी को गए। मैम ये क्या है, राम माने की रेडियो वेव्स, राम मतलब रेडियो वेव्स, एम मतलब माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स, इन मतलब इंफ्रारेड, वी मतलब विजिबल जो तुम्हारी आंखों को नजर आता है। ठीक है, मेक्स थिंग एबल टू सी, ये अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज ये तुम्हारी गामा रेज, कॉस्मिक रेज जल्दी तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखी बट ये होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम्हें एनर्जी का ऑर्डर ध्यान रखना है, तो आपको क्या करना, उल्टा चलना, याद ऐसे करो, उल्टा भागो, कॉस्मिक से जाओ राम की तरफ। ठीक है, राम की तरफ जाओ और जैसे तुम ऊपर जा रहे हो ऐसे सोचो, जैसे 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 राम जी ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं वो थक रहे हैं तो मतलब एनर्जी कम हो गई है, डिक्रीजेस, और अगर एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं इस पिक्चर में, तो आपको देख पा रहे हो क्या, जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इनकी वेवलेंथ बहुत कम है। देख पा रहे हो, एक्स रेज की वेवलेंथ बहुत कम है, तभी तो वो डिटेक्ट कर सकता है यस मैम, बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर। ठीक है, आपका जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, जो अवन आप यूज करते हो उसमें जो रेडिएशन है वो माइक्रोवेव्स है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट भी आपको पता है, स्किन के लिए यूज भी करते हो ना, अल्ट्रावायलेट रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन। ठीक है, गामा रेज आपकी कैंसर सेल्स को किल करने के लिए होता है। बाकी ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, मेन आपसे ऑर्डर पूछेगा अगर आ गया तो सवाल। वैसे नीट का अगर 5 साल तुम देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो इस पे अभी तक मतलब आया हुआ है, मैं ऐसे बोल नहीं रही हूँ नहीं आया हुआ, लेकिन 5 साल से नहीं आया, तो चांसेस आर रेयर, बट आ सकता है। अगर वो चीज इन्होंने एनसीईआरटी में दी हुई है तो उनका कभी मन बदलेगा तो वो देगा। तो क्या तुम एनर्जी का लगा सकते हो कि किसकी एनर्जी कम है, रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, गामा, और क्या बोलते हैं कॉस्मिक रेस की सबसे ज्यादा क्या होगी, एक सेकेंड, सबसे कम वेवलेंथ होगी और एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, यस मैम। तो वेवलेंथ इसकी कम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सवेल थ्योरी वेव नेचर के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ वेव थ्योरी, मैंने कहा ना मैक्सवेल वेव थ्योरी को आप यहाँ पे डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे, वो तुम पढ़ोगे फिजिक्स में, इंटरफेरेंस पढ़ोगे, डिफ्रेक्शन वाला फिनोमिना पढ़ोगे। अब देखो, मैक्सवेल तो भैया वेव थ्योरी के बारे में बोल रहा है कि जो लाइट एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो वेव्स की फॉर्म में हो रही है। फिर हमने उसका वेवलेंथ देखा है ना, करेक्टरिस्टिक देखी, वेवलेंथ देखा, फ्रीक्वेंसी देखा, ये सब हम वेव नंबर देखा। लेकिन 2 फिनोमिना ऐसे हमें पढ़ने हैं यहाँ केमिस्ट्री में, सेकंड चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो वेव थ्योरी को नहीं बताते हैं, ये पार्टिकल नेचर को बताते हैं। समझ रहे हो, ये पार्टिकल नेचर को बताते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रहेगा आज, तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मैं बाद में दूंगी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्योंकि जो मैं बोलूँ ना पार्टिकल नेचर पे बेस्ड, आपको पता तो होना चाहिए ना कि बोल क्या रही हुई है। ठीक है, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, ये भी वही सेम, पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, देन कैसे आप लोग फॉर्मूला जनरेट करोगे वो आपको पढ़ना है, देन उन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन पे वो आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करूं, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसने ये बोला था कि जो लाइट सोर्स है उससे जो रेडिएशन एमिट हो रही है, ये एब्जॉर्ब हो रही है, वो वेव की फॉर्म में नहीं हो रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो कह रहे हैं कि जो लाइट सोर्स है उसमें जो रेडिएशन एमिट हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है, वो किसकी फॉर्म में नहीं हो रही है, वो वेव की फॉर्म में नहीं हो रही है, जबकि छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है, छोटे छोटे डिसकंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली, डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। क्वांटाइजेशन पे तो बेस्ड है ना, क्वांटाइजेशन में भी तो हमने क्या कहा था कि कोई स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, अंट शंट ऐसे ही कोई भी आर्बिट्रेरीज वैल्यू नहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स में, मैंने आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू भी समझाया हुआ है। और इन्हीं पैकेट्स को क्या बोलते हैं हम, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। अगर आप एक लाइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्वांटम ऑफ लाइट क्या होता है, लिखना चाहते हो तो लिखो, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपका है क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छा, और लाइट की टर्म्स में इसको क्या नाम दिया है, फोटोन भी बोलते हो, जनरली आप फोटोन ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, क्वांटम आपके उसमें क्वेश्चन में क्वांटम भी यूज करते हैं, फोटोन भी करते हैं, जनरली मेरे मुंह से आप ज्यादा फोटोन सुनोगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है, हाँ अच्छा, वो क्वांटम ऑफ लाइट लिखो, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट कैन बी एमिटेड, smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। इधर आओ, यहाँ पे एक टॉर्च दिख रही होगी तुम्हें,
ठीक है। तो टोर्च से जो बेसिकली रेडिएशन आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं? सारे बच्चे इधर आओ, टॉपिक को बोरिंग मत करो, बहुत इंटरेस्टिंग है। छोटे छोटे पैकेट्स में आ रही है, देख रहे हो? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कैन यू सी दैट? यस मैम। ठीक है, यस। और इन्हीं स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोला गया है? क्वांटम गया है। ठीक है, अच्छा। अगर आप मान लो टोटल एनर्जी की बात करोगे तो फिर वहां पे आप वर्ड यूज करते हो, क्वांटा यूज करते हो। क्वांटा मतलब बहुत सारे फोटोन से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, क्वांटम थ्योरी, जो आपका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, उसने ये बोला कि जो ये स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी है ना, हर क्वांटम की, हर फोटोन की जो एनर्जी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उस रेडिएशन की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा है, या एनर्जी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तुम हटाओगे तो यहाँ पे, क्योंकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा एक H आ जाएगा, विच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6। अगर कोई सपने में भी पूछे तो तुम्हें मालूम होना चाहिए 6.626 into 10 to the power 34 जूल पर सेकंड। यस, तुम्हें सिर्फ ये वाली वैल्यू याद रखनी है, किलो जूल में तुम चेंज कर ही लोगे। और अब 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power कितना होता है? 7। ठीक है, ये वैसे ज्यादा यूज नहीं होता, बट थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। ठीक है, तो ठीक है, जो भी एनर्जी होगी हर क्वांटम की इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। और मेरे बच्चों को पता है कि न्यू तो क्या होता था मैम, अभी आप बता रहे हो सी बाय लैम्डा होता है, तो हमारा ई क्या हो जाएगा? एच सी बाय लैम्डा हो जाएगा। देख पा रहे हो? तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। अगर मैं बात करूं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जो निकल रही है, वो क्या होगा? कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ ए क्वांटम की। मतलब मैं बोल रही हूं, अगर एक क्वांटम की एनर्जी एच न्यू के बराबर है तो एन नंबर ऑफ क्वांटम की क्या हो जाएगी? एन एच न्यू नहीं हो जाएगी? बोलो एनर्जी। ठीक है, तो अगर मान लो ये पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो अगर मान लो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी की वो बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। और एन क्या है यहाँ पे? यू कैन से नंबर ऑफ क्वांटम, यू कैन से एन क्या है? कोई भी इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन एच न्यू हो जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हो? एन एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, एन एच सी न्यू बार भी तो लिख सकते हो। बोलो। यस मैम। यस मैम। न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 फॉर्मूले अपन ने कर लिए हैं। ठीक है, इसी पे ही बेस्ड क्या होंगे? तुम्हारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, बात कुछ है ज्यादा? क्या है? इधर आओ फिर से। मैक्सवेल ने वेव नेचर के बारे में बताया था, जिसको हम ज्यादा इस चैप्टर में डिस्कस, केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करते हैं, वो तुम फिजिक्स में डिस्कस करोगे। ठीक है, मस्त से करना, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं वो वाले। ठीक है, मैंने पढ़े थे, अब तो मेरे को भी बहुत ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन यहाँ पे लेना देना है वो पार्टिकल नेचर से लेने देना, तो वो दो फिनोमेना जो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा क्वांटम थ्योरी है क्या। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बोला था, वेव थ्योरी में क्या था मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, कि वेव की फॉर्म में आ रहा है लाइट सोर्स, जो भी एमिट हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। जबकि ये क्या कहता है? वेव की फॉर्म में नहीं आ रहे हैं, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आ रहे हैं। और जो वो सबसे छोटा पैकेट है उसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के एक कांस्टेंट लिया, विच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एच न्यू। अगर बहुत सारे क्वांटम है तो वो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होंगे एच न्यू के। इतना ही समझाया मैंने, और कुछ भी नहीं बताया मैंने अभी तक। ठीक है, बोलो, है कुछ यहाँ पे? बताओ, डाउट पूछो, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। ठीक है, लव, लवकुश, रिया, अरीशा, सलोनी, अलीशा, दीपांकर, लव, मीनाक्षी, वेरी गुड।
ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते जाओ। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था ना, यहाँ पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के भी करवाने वाली हूँ, तो यहाँ पे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी के भी। ठीक है, चलो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं करा देती हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्ट्रॉन्ग येलो लाइन स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम ऐसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये आपने पढ़े नहीं है, मतलब ये पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रॉन्ग येलो लाइन स्पेक्ट्रम, वो कह रहे हैं स्पेक्ट्रम में एक येलो लाइन आ रही है, किसकी, सोडियम की। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 5.09 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड दी हुई है ना। आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है, लेकिन नैनोमीटर में निकालना है। तो मेरे को कौन बताएगा, दक्ष बताएगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। दक्ष, जिसको आता है हैंड रेज कर लीजिए, बट यहाँ पे मुझे दक्ष बताएंगे कि क्या फॉर्मूला लगेगा। दक्ष एक्टिव नहीं है बेटा। देखो जो एक्टिव नहीं होगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप ये मत बोलना कि मैम हमें क्यों ये चीज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ऐसा क्यों नहीं हुआ। क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा तुम लोगों को। मीनाक्षी आप बताओ बेटा। मैम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ फॉर्मूला यूज होगा। यस, ठीक है। और लैम्डा क्या हो जाएगा फिर, सी बाय न्यू हो जाएगा। ठीक है, और सी क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। यस मैम। और अपना जो Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपनी दी हुई है 5.09 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड। अब इसको 5.09 मत लो, वैसे तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने, अब इसको 5 मान लो। देखो कैसे करूंगी मैं, इसको 5 मान लो आप। ठीक है, मान लिया। अब क्या करोगे, ये किस पे चला जाएगा, 0.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या था 14 था ना, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। बताओ एक बार मुझे यहाँ पे। यस मैम। Yes, बट ma'am. आपको आंसर किस में रिपोर्ट करना है, नैनोमीटर में। तुम सबको पता है Yes. एक नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता -9 मीटर। मीटर होते हैं है। तुम मैम। एक बार मेरा तरीका देखो, अगर तुम जैसे करते हो वैसे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको ऐसे करती हूँ, मुझे दिख रहा है कि मुझे नैनोमीटर में आंसर रिपोर्ट करना है, तो मैं एक काम करती हूँ, न्यूमरेटर में किसी तरीके से 10⁻�9 बना लेती हूँ। सही हो जाएगा ना फिर। तो मैं क्या करूंगी ना, 0.6 इज इक्वल टू, मतलब जो ये दिया हुआ इसको ऐसे लिख लूंगी, ऊपर मैं 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, नीचे मैं सेम 10⁻⁻3 से डिवाइड कर दूंगी। कुछ फर्क पड़ेगा क्या मैथमेटिकली, नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या, नो मैम। नो मैम। ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, 10⁻⁻9, और 10⁻⁻9 होता क्या है, बोलो, नैनोमीटर। नैनोमीटर। तो ये कितना आ गया अपना, 600 नैनोमीटर। बोलो हाँ क्या ना। यस मैम। मैडम ये हाँ। 10 इन -3 कहाँ गया फिर, जो डिनोमिनेटर में था। इस, ये तो रहा, इसको सॉल्व कर लिया ना। अच्छा। ठीक है, ऐसे मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अगर मुझे पता है ना इस वाले यूनिट में लेके आना है, मैं न्यूमरेटर में वैसे ही यूनिट बना लेती हूँ। ठीक है, मुझे पता है 10⁻⁻9 क्या होता है, नैनोमीटर होता है, खत्म कहानी। मैंने लिख दिया उसको डायरेक्ट, 600 नैनोमीटर में आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से। चले, अब तुम ये वाला क्वेश्चन करो। I'm done. डन, ओके। आफ्ताब का हो गया है, मैम डन। ओके। लवकुश, मैम कर रहा हूँ। करो 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 करो, सलोनी करो।
ज्यादा टाइम लग रहा है बच्चों। हाँ, क्या निकाला? 6.52 into 10 raised to power 14 hertz. ओके, यही आया है क्या? 0.65 हर्ट्ज। हाँ, 0.65 हर्ट्ज। यस मैम मैम, ये यही आ है। रहा है 6.52 into 10 raised to power 14 hertz. हाँ, 10 की पावर में आ रहा होगा कुछ। यस यस मैम। मैम, 10 की। अपने को मेन ना इसमें कैलकुलेशन के ही होते हैं ज्यादा पंगे, ठीक है, वो आपको ध्यान से करनी है। फॉर्मूला तो तुम लोगों को रटे हुए हैं। तो न्यू क्या होगा अपने पास? सी बाय लेमडा होगा। तो सी अपने पास 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और नैनोमीटर को देखो मीटर में करना पड़ेगा बिकॉज अपना स्पीड ऑफ लाइट इज इन मीटर। तो 460 into 10⁻⁻9 मीटर। अगर किसी ने ना इसको चेंज नहीं किया तो फिर गलत आएगा आंसर। यूनिट से यूनिट कैंसिल होनी चाहिए। अब आपका आएगा हर्ट्ज में आंसर, समझे? तो व्हेन यू सोल्व दिस ना, तो मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ। 6.52 बोल रहे हो तुम लोग into 10⁻14 पर सेकेंड, या यू कैन से हर्ट्ज, ये आएगा। क्या सबने इसको नैनोमीटर को मीटर में चेंज किया था क्या? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ये ध्यान रखना है इसमें। ये वाला क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये नीट में ना 2 बार आ चुका है अभी तक। मैम इसमें हमें रेशियो बताना है। हाँ, रेशो बता दो मुझे। मैम 1:2. मैम यस, 1:, मैम, नो 1:2 2:, यस मैम 1:2 है, ये तो इजीली सॉल्व हो गया. हाँ 1:2 या 2:1? मैम। यस मैम. अच्छा, मुझे ये बताओ, एनर्जी का मैं जिससे पूछ रही हूँ वो बताओ। लवकुश, एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है? मैम मैंने एनर्जी और इसमें कर दिया 80/λ और इसको अपोन अपोन में डाल दिया, रेशो डायरेक्ट निकाल लिया. कितना आ रहा है तुम्हारा? मैम यही 1/1:2 आ रहा है. मैम अभी आगे सॉल्व नहीं करा है. देखो, आप सबको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो अगर मैं एच को तो छोड़ो, वो तो कांस्टेंट है, सी को भी, ठीक है। तो E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1 होगा ना मेरा बेटा? यस मैम, 2:, तो यहाँ Yes. पे मान लेते हैं कि कैलकुलेट द कंपेयर ऑफ एनर्जी ऑफ 2 रेडिएशन। मान लो ये E1 के करस्पॉन्डिंग है और ये E2 के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अपना क्या होगा? ये अपना फिर क्या होगा? λ1 होगा और ये λ2 होगा। तो यानी कि 800/400 आ गया ना फिर हमारा 2:1 यस मैम, अपना। समझ रहे हो? अगर आपने 4:1। ऐसे ले लिया ना, E1/E2 इज इक्वल टू λ1/λ2, तो फिर वो अब तुम्हारा आएगा 1:2, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो E1/E2 यस मैम, λ2/λ1, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा बेटा कुछ रिलेशन है जो तुम्हारे काम आएंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी आएंगे। फिजिक्स में तो बकायदा आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो, बट शायद अभी नहीं पढ़ा होगा, तो लिख लो एक बार केमिस्ट्री में। अगर केमिस्ट्री में क्या है इस चैप्टर में, अगर तुम्हारा एनर्जी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है या मतलब पूछा है, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे पास लैम्डा नैनोमीटर में है तो तुम उसको किससे करोगे डिवाइड? 1240।
1240 बाय लैम्डा नैनोमीटर। अगर मान लो तुम्हें सेम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है बट तुम्हारा लैम्डा तुम्हें आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा 12400 बाय वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग। ये बहुत काम की चीज है, समझ रहे हो। अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, ठीक है, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर तुम्हें वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है और तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 1240 से डिवाइड कर दो जो लैम्डा दिया हुआ है। आर्मस्ट्रॉन्ग में दिया हुआ है तो 12400 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 -19 जूल होता है। ठीक है, अब तुम इसको इसमें कन्वर्ट करोगे, बेटर है ना, इसमें कर लो। बोलो क्या कहते हो। यस मैम, ये तो शॉर्टेस्ट मेथड यस मैम। यस मैम। बहुत काम मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ना, किस तरीके से आप यूज करोगे इसको। आ जाओ, देखो अभी यहाँ पे तो नहीं यूज होगा, ये वाला क्वेश्चन करो। आपको वेव नंबर निकालना है सेंटीमीटर इन वर्ड्स में, एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, एंड वेवलेंथ गिवन है। तुम बस मुझे ना जिससे मैं पूछू वो फॉर्मूला बता दे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है लंबी, तो वो तो तुम कर लोगे, मालूम है मुझे, कैलकुलेटर से मत करना, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अगर किसी ने एनसीईआरटी करी है तो। ओके एलेक्स, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं, वेव नंबर का क्या फॉर्मूला होगा। मैम 1/लैम्डा। यस, 1 बाय वेवलेंथ, तो 1/5800। आपको बोला है सेंटीमीटर इनवर्ड्स में रिपोर्ट कर रहा है, तो 1 आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 10⁻⁻8 क्या निकाल लोगे वेव नंबर, ठीक है। उसके अलावा क्या पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा, ऐसे कर लो, नहीं तो यू कैन ऑल्सो से सी न्यू बार। सी तुम्हें पता ही है, और न्यू बार क्या है, ये है। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। मीटर से मीटर गया, आंसर आ जाएगा। अच्छा आंसर तुम लोगों ने निकाला, कैलकुलेटर बड़ा यूज कर रहे हो भाई तुम लोग, रुक जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व मैम करेंगे कुछ करें। कल में। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। मैडम ये भी एनसीईआरटी से ही है ना। कुछ 40 के आसपास क्वेश्चन है शायद तुम्हारे, देख लेना, मेरे को याद नहीं है, सारे निपटाने हैं तुम्हें वो, क्योंकि अगर तुम वो कर लोगे ना नीट के, तो तुम्हें ऐसे लगेंगे जैसे पता नहीं कुछ है ही नहीं, समझ रहे हो। नीट में ना वैसे देखा जाए, क्योंकि नीट में साल में एक ही बार पेपर होता है, तो जो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है ना इससे, वो वहां से आते हैं इस चैप्टर में, क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर वाले टॉपिक से। क्वांटम नंबर है ना सबसे लास्ट वाला टॉपिक है तुम लोगों का, वहां से आते हैं, क्योंकि इसपे कैलकुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए नीट पे कम आते हैं। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, आपको निकालना है, ऑफ सोडियम लाइट, जिसकी वेवलेंथ आपको दी हुई है, जूल में निकालना है एनर्जी। अनीशा क्या फॉर्मूला यूज करोगे। एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। यस, जब भी तुम्हें एनर्जी जूल में निकालने के लिए बोले तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो क्या इस फॉर्मूले को यूज करके आप जूल में निकाल सकते हो, आओ देखें। H क्या होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, बोलो, इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, बोलो हाँ के ना। और लैम्डा तुम्हें क्या हुआ है, क्या, हाँ 5.862 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अब हम देखें यूनिट से यूनिट कहीं कैंसिल हो रही है, तो मीटर से मीटर गया, सेकंड से पर सेकंड गया, नाउ आवर आंसर इज इन जूल।
समझे? इसलिए कहती हूँ यूनिट को साथ लिखा करो। चाहे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा, उसमें भी बहुत काम में आएंगी ये चीजें, ठीक है। तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5.8 को एक काम करते हैं, हालांकि ऑप्शन तो नहीं है, 5.8 को तुम 6 कंसिडर कर लो, तो ये 2 पे चला जाएगा और ये कितने पे चला जाएगा, 3.3 पे। तो 3.3 समथिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हाँ देखो 3.39 अगर तुम एग्जैक्ट बोल रहे हो, तो मेरा अगर मैं अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ तो मेरा आ रहा है 3.3 इंटू 10⁻⁻10 जूल, ठीक है। ऐसे करना है तुम्हें। क्या उसमें अगर मान लो नीट में ये सवाल आ गया तो तुम्हें ऑप्शन पे जाना है। जनरली नीट में क्या करता है एग्जामिनर, जो ABCD तुम्हारे पास ऑप्शन होता है उसमें अच्छा खासा गैप देता है वो, और अगर वो गैप मतलब अच्छा खासा है डिफरेंस, तो यू कैन यूज इतना, तो अप्रोक्सीमेशन तुम ले लो, 5.8 को 2 ले लो। बट अगर कम है, बहुत कम डिफरेंस है ऑप्शन में, तो नहीं ले पाओगे। तो थोड़ा सा भी तुम चेंज करोगे आंसर में बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक जेई का करते हैं फिर क्वेश्चन। ये वाला करना एक बार ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। ये पूछा गया था 2014 में। पढ़ना एक बार क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना। मैम डन। डन, ओके। अनिशा ने कर लिया। बाकी देखो आंसर नहीं आया, इट्स ओके। अप्रोच देखो, वो बेटर करता है बेटा अपने लिए थोड़ा। देखो इधर आओ। आपको आयनाइजेशन एनर्जी बोला गया है गैसीय सोडियम एटम की, इतनी दी हुई है, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। एनर्जी दी हुई है। आपको क्या बताना है कि लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट आप भेजोगे कि सोडियम में से क्या निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए। गेटिंग माय पॉइंट? जो कि सोडियम को आयनाइज कर सके। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोला है? वो कह रहे हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैसेस सोडियम एटम इज इतना, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो आप लाइट फॉल कराओगे, कितनी पॉसिबल, मतलब कम से कम लोवेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी कि वो आयनाइज कर दे, कि मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट तुम्हें भेजनी है कि भाई साहब वो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, ठीक है। किसकी बात हो रही है? सोडियम एटम की बात हो रही है। बट हमें किसमें दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी? पर मोल में दी हुई है। हटाना पड़ेगा पर मोल को फिर अपने को। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। यस मैम। एनर्जी हमें पता है क्या होती है। अब यहाँ पे HC/λ मत लगाना। क्यों लगाना है तुम्हें? जब तुम्हें फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन यूज करोगे ना, तो तुम्हें यूज करना है E इज इक्वल टू एच न्यू वाला। तुम्हें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम लोगों का? E/h हो जाएगा। बोलो अब एनर्जी क्या है? 495.5 किलो जूल पर मोल। चलो मैं मान लेती हूँ तुम्हें मालूम ही नहीं है कि एवोगैड्रो का यूज करना है या नहीं, इसको ऐसे का ऐसे लिखो।
ठीक है, बस किलो जूल को क्या कर लो, चलो उसको भी ऐसे रहने तो मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। H क्या होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब ध्यान से सुनो, अब तुम्हें पता चलेगा यूनिट का फायदा क्या होता है। तुम्हें किसमें चाहिए होगा, फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी पर सेकंड में चाहिए तो तुम्हें पहली बात तो है जूल से जूल को हटाना पड़ेगा, तो किलो जूल को अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमें जूल में चेंज करना है, तो इंटू 10⁻³ जूल करूंगी। अब जूल से जूल गया, बट मैम पर मोल तो अभी भी रास्ते में अड़ा हुआ है, तो यू हैव टू डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ना, बोलो। यस मैम। तो अब पर मोल से पर मोल गया, अब तुम्हारा आंसर आएगा उसमें पर सेकंड में। तो ये फायदा होता है यूनिट को साथ लिखने का। आधे से ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे लिखते, कुछ ना भी पता हो ना फिर भी पता चल जाता है, बस अगर तुम्हें ये पता हो किसमें आंसर निकालना है। तो अब तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1.24 ऑप्शन सी 15%। ऑप्शन सी। ठीक है, नीट में अभी तक नहीं आया ऐसा क्वेश्चन, आ सकता है क्योंकि तुमसे सोडियम एटम की बात कर रखी है, एक सोडियम एटम की, ठीक है, और तुम्हें आयनाइजेशन एनर्जी दी है, देखो कितनी दी रखी है 495.5 किलो जूल पर मोल। तो आपको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा टू फाइंड द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी फॉर सोडियम एटम। ठीक है, चलो इतना हो गया, तो हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं। चलो आगे चले हम। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा सा, समझने की कोशिश करना। ये वाला गेम खेला है तुमने बचपन में, बताना जरा। नो मैम। नहीं खेला? मैम खेला है। तुम बड़े बोरिंग हो यार, हमने तो बहुत खेला है कंचे वाला। खेला है मैम। मैम बैडमिंटन में इंटरेस्ट था। अच्छा, यस मैम, बैडमिंटन में इंटरेस्ट था। ठीक है, तो बस बैडमिंटन लेके बाहर चल देते थे हम। हाँ जेंजी हो ना तुम लोग, अल्फा जेंजी। ये कौन था मैम? छोड़ो, ठीक है, हमने तो बहुत खेला है ये वाला। चलो, तो बेसिकली होता क्या है यहाँ पे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में खेला है क्या, अच्छी बात है। देखो देखो यहाँ पे दोनों भाई बहन बैठे हैं, दोस्त भी लगा सकते हो तुम, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, बहन तो अपने भाई को देख रही है कि चल तू निशाना मार, मैं देखती हूँ कितना तेरा निशाना जाता है सही से, ठीक है। इस लड़के को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो वो ताकत से मारे, है ना, ताकत से मारे तभी निकलेगा ना सूखता हुआ। हाँ हाँ मैम। तो वो ताकत से मारेगा, हाँ ताकत से मारेगा तभी ये जो है निकलता हुआ जाएगा ना, बस यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और निशाना भी एकदम एक्यूरेट। हाँ लगना चाहिए निशाना, पता चले भगाना चाहते हैं इसको और कहीं यहीं पे ही मार रहा है वो, तो निकलेगा नहीं। तो निशाना भी जाना चाहिए और ताकत से भी मारना है उसको, सेम यहाँ पे भी यही है। दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमारे पास एक मेटल का सरफेस है, अब तुम्हें पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन होगा ना, एटम है तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन भी तो होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन है। अब तुम्हें क्या करना है, उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना है। क्या बोला मैंने, तुम्हें उस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना। अब मैम कैसे भागेगा, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी, मतलब एक लाइट इंसिडेंट करानी पड़ेगी जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। अगर वो फ्रीक्वेंसी, ध्यान से सुन लो, जो ये मेटल का सरफेस है इसकी अपनी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, जो तुम लाइट फॉल करा रहे हो भाई साहब उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अगर तुमने एक सही मतलब सही तरह की फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन फॉल कराई तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना निकालते रहो नहीं निकलेगा। समझिए मेरी बात क्या बोली मैं? मैंने ये बोला तुम्हें क्या करना है, सरफेस के मेटल से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन कराना है, केमिस्ट्री में इजेक्शन निकालना, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल सरफेस। कब निकलेगा, जब तुम एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करवाओगे मेटेलिक सरफेस पे, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और ध्यान रखना जैसे ही लाइट फॉल की, इधर आओ,
जैसे ही लाइट फॉल की उसी टाइम इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसे नहीं लाइट तुम फॉल करा रहे हो उसके 5 मिनट बाद निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो टाइम लैग। लिख सकते हो, लाइन लिखना एक बार, लिखो लिखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, यहाँ से लिखो। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द there is no time lag between the striking of light beam and the ejection of electron. Striking of light beam and the ejection of electron from the surface. टाइम लैग बोले तो डिले, ठीक है। जैसे ही तुमने लाइट फॉल कराई, अगर उसकी जो तुमने जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजी है इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई तो भाई साहब निकल जाएगा उसी टाइम, वरना नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में क्या डेफिनेशन होती है मेरा बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप डिफाइन कर सकते हो phenomena of ejection of electron from surface of metal when light of suitable frequency falls on it या strikes it, the electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अगर एक बार मैं आ रही हूँ मेरा बेटा, रिया कह रही है कि मैम अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी बताती हूँ। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जितनी इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन को वो उसमें लग जाएगी, बाकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ मेरा बेटा, ठीक है। अब देखो, जो तुम ये क्या कहते हैं लाइट फॉल करवा रहे हो, अब ये कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे। हाँ देखो, ये तुम्हें दिख रहा है क्या है, ये फोटोन की ताकत, एनर्जी ऑफ फोटोन। जैसे कि वो जो भाई बहन बैठे थे, अगर वो लड़का अपनी ताकत से उसको मारता है कंचे को तो ही वो निकलता हुआ जाएगा। अगर वो बेचारा ऐसे सुस्त हाथों से मारेगा तो नहीं होगा ना। सेम यहाँ पे भी, अगर ध्यान से सुन लो, अगर एनर्जी ज्यादा, फोटोन की क्या, जो तुम लाइट इंसिडेंट करा रहे हो ना, अगर फोटोन की एनर्जी ज्यादा है, ये आपको दिख रहा है ये कमजोर फोटोन है, देख रहे हो, नहीं है भाई इसमें ताकत निकाल लेने की, इसमें नहीं है ताकत इलेक्ट्रॉन को निकालने के मेटालिक सरफेस पे। लेकिन तुम जैसे जैसे देख रहे हो ताकत बढ़ती जा रही है। जैसे ही फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो जो ट्रांसफर होगा एनर्जी का, देखो ना एक बात बताओ, जो तुम लाइट फॉल करवा रहे हो, अगर ज्यादा एनर्जी का फोटोन है तो ट्रांसफर भी ज्यादा करेगा एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को, बोलो हाँ या ना। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, बोलो क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा भी सही, और जितना इलेक्ट्रॉन को चाहिए एनर्जी अगर उतनी मिल गई तो निकल लेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। गेटिंग माय पॉइंट ना। तो जितना ज्यादा तुम्हारी फोटोन की एनर्जी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी भी होगी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। अब बात आती है कि मैम ये इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेशन इसका क्या होगा। सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं ई क्या है मेरे पास, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो इंसिडेंट एनर्जी तुम फॉल करा रहे हो मेटेलिक सरफेस पे, ई इज योर इंसिडेंट एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेटल होगा उसकी भी कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। अगर मैं उसको इंसिडेंट एनर्जी से माइनस कर दूं तो क्या होगा, जितनी एनर्जी उसको चाहिए बाकी जो बचेगी वो किसके बराबर हो जाएगी, फिर वो काइनेटिक एनर्जी के, बोलो। या तुम ये भी बोल सकते हो मैम ये फाई क्या है, फाई तुम्हारे पास है मिनिमम एनर्जी, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वो मिनिमम एनर्जी होती है कि भाई साहब इतनी एनर्जी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अगर तुमने लाइट जो फॉल करवाई है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो निकाल के दिखा दो, निकलेगा ही नहीं। या तो इतनी होनी चाहिए जो तुम
जिस एनर्जी की लाइट इंसिडेंट करा रहे हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तो ही तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको हम 5 से डिनोट करते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग से डिनोट कर रखा होता है। या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जो तुम एनर्जी भेज रहे हो वो किसके बराबर होगा, एक तो वो जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी। जितनी चाहिए वो उतनी यूज कर लेगा, और बाकी जो बचेगी वो क्या होगी, फिर काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ या ना? सरफेस से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके निकालते हैं? बेटा इसमें ना हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं तुम्हें बताऊंगी इससे हम क्या निकाल सकते हैं। क्यों ये हम इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हैं पूरा एमीटर में, मतलब ये पूरा ऐसे अपरेटस होता है। ये मैंने तुम्हें अपरेटस नहीं दिखाया, ये तो सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने समझाया। पूरा वो अपरेटस होता है इस तरीके से, लाइट इंसिडेंट कराना, ठीक है। फिर वो पूरा क्या बोलते हैं, उसको पूरा रिकॉर्ड करते हैं। फिर वहां से जो जो हमें चीजें चाहिए होती हैं वो हम वहां से निकालते हैं, वैल्यूज निकालते हैं उसकी, ठीक है। पूरा अपरेटस होता है ये। तुम्हें मैं दिखाऊंगी फोटो, अभी तो नहीं है मेरे पास, बट यस कल जब मैं आऊंगी ना क्लास में तुम्हें वो दिखाऊंगी अपरेटस, ठीक है, कि किस तरीके से होता है। यहाँ पे तो तुम्हें मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी देखना हम इससे निकाल क्या क्या सकते हैं, क्या जरूरत है, मैम क्यों कर रहे हैं कि लाइट फैकी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्या हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपको क्या ये वाला फॉर्मूला समझ, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन समझ में आ गया क्या? E-5 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। समझा दो। देखो अगर मेरा बेटा कोई लाइट, मान लो ये तुम्हारा मेटेलिक सरफेस है, ठीक है। अब मेटल है तो इलेक्ट्रॉन होगा, यस मैम। ठीक है। तो जो आप, मैं फिर बोल रही हूँ पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, तो मैं वीडियो भी भेजूंगी आज ग्रुप पे। तो यहाँ से मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन ऐसे ही नहीं कभी भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तुम जो लाइट फॉल करा रहे हो, तुम जो एनर्जी इंसिडेंट करा रहे हो, तुम्हें ध्यान रखना है जो ये मेटल है इसकी भी कुछ अपनी एनर्जी होगी, जिसको मैं क्या बोल रही हूँ, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अगर जो तुम लाइट इंसिडेंट करा रहे हो उसकी एनर्जी अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है या उतनी है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा आफ्ताब, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ओके मैम। ये मैंने बोला। तो इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब इंसिडेंट एनर्जी हमें पता ही है, मैंने अभी बताया था आपको, एनर्जी किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर है। और हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी भी क्या है, ये भी एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू नोट हो जाएगा, क्योंकि न्यू हमने ऑलरेडी इसके लिए दे दिया है। बोलो हाँ के ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब ये न्यू नोट क्या है मेरे बेटा, न्यू नोट है तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है तुम्हारी न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। तो मैं बोल सकती हूँ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस मैम। सोचो सोचो, ठीक है। और कैसे लिख सकती हूँ, न्यू क्या होता है, सी बाय लेमडा, ये क्या हो जाएगा फिर, सी बाय लेमडा नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो यस मैम। यस मैम। अगर न्यू नोट मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा नोट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगा। हाँ हाँ देखो, हो हाँ जाएगा। तो लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा नोट बोल दूं? यस मैम। सोच लो, आराम से सोच लो, आराम से सोच लो, क्या बोल दिया मैम आपने, आराम से सोच लो, हो जाएगा। बोलो यस मैम। यस। हाँ हाँ बोलो बोलो। जैसे मान लो, अगर तुम्हारी, मान लो जो तुम्हारे पास मेटलिक सर्फ, जो तुम्हारा मेटल है उसकी एनर्जी है लेट से 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और तुम जो एनर्जी इंसिडेंट करवा रहे हो वो मान लो उसकी है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट से। तुम एनर्जी कितने की भेज रहे हो, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भेज रहे हो, कितने की चाहिए, 2.4, निकल जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, आराम से निकल जाएगा मैम। Yes, और तुम ma'am. अगर इसको तुम माइनस कर दोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के। अब समझ Kinetic. गए ना कैसे हो रहा है? यस मैम। ठीक है।
तो उतना ही स्पीड से निकलेगा, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू स्पीड ना, तो उतनी स्पीड से निकलता हुआ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ओके, इसको आप और कैसे लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा और अरेंज करना है तो आप इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है, हाफ mv² होता है, ठीक है। m क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास, होता है, और v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ, यस, Electron. वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो निकल रहा है यस इलेक्ट्रॉन, मैम, यस मैम, वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस मैम, ध्यान Yes, रखना, ma'am. यस मैम, अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर तुमने जो रेडिएशन, जो लाइट इंसिडेंट कराई, अगर वो मैच कर गई तो भाई साहब उसी टाइम निकलेगा। ऐसा नहीं तुम भेज रहे हो और उसके 5 मिनट बाद, 2 मिनट बाद निकला। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन ऑन मेटेलिक सरफेस एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। क्लियर है? यस मैम। चलो इसके सवाल करके देखते हैं। आप नोटिस करोगे मैं जेई के ज्यादा करवा रही हूँ, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा सवाल आए नहीं हुए इस पे, ठीक है। तो हम, और जो जेई में सवाल आए हुए एनसीईआरटी में से भी आए हुए, तो हम, हमारे लिए अच्छी बात है ना, एनसीईआरटी का भी हो रहा है हमारे लिए। तो ये मैं करवाती हूँ, ऑब्टेन द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच जस्ट इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल इज जस्ट इजेक्टेड। मतलब तुम्हें मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी है। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी, कि बस इलेक्ट्रॉन क्या मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाए। तुम्हें क्या दिया हुआ है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे फाई लिखा है। फाई को आप क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन भी बोलोगे। लिख लो, आपको बुक्स में मिलेगा, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वर्क फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10⁻⁻19। इजेक्शन का कैसे पता चलेगा, वही तो मैं बता रही हूँ मेरा बेटा। जो एक्सपेरिमेंट आप करते हो, उसमें जो आप रिकॉर्ड करते हो, जो भी डेटा वगैरह, उससे आप पता लगा पाते हो कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सरफेस से निकला है या नहीं निकला है। पूर्वा, Okay, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको क्या बोल रहा है, ऑब्टेन द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच जस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज जस्ट इजेक्टेड। देखिए, तो वर्क फंक्शन क्या होगा अपने पास, ये दिया हुआ है, बोलिए। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वेवलेंथ। फाई क्या होता है, h/0 होता है, बोलिए। Yes, ma'am. यस मैम, तो ये क्या हो जाएगा, hc/λ0, यानी कि यू नीड टू फाइंड आउट द λ0। तो λ0 क्या हो जाएगा, hc/वर्क फंक्शन। क्या तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है मैम, h तो हमें पता ही है, यूनिट साथ लिखना। और फाई क्या होगा, 6 पॉइंट कितना दिया हुआ है, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब तुम देखो यूनिट कैंसिल हो रही है क्या, जूल से जूल गया, सेकंड से पर सेकंड गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल कर दो, आंसर आ गया, यस मैम, आंसर आ गया, ठीक है। 3, कितना आ रहा है आंसर, 3 into 10⁻⁷ मीटर। -34 + 8 + 19। इसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3 into 10⁻, कितना बोला था, 7। 7. ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। हाँ बोलो, मीटर। हाँ मीटर, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम, यस मैम, बहुत बढ़िया। यस मैम, मैम कुछ ना कुछ, अच्छा लव कुछ ने क्वेश्चन पूछा था, मैम कुछ ना कुछ टाइम तो लगना ही चाहिए। अच्छा नहीं, देयर इज नो टाइम लैग, स्पेशल लाइन बोला ना मैंने, देयर इज नो टाइम लैग। जैसे ही तुमने करवाया, अगर वो मैच कर गई तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, एक ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं आगे भी, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, बाद में ही करेंगे फिर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करना है इसको करने का।
मैम हमने इलेक्ट्रॉन तो देखा नहीं है कभी, आप इजेक्शन की बात कर रहे हो, आ रहा है ना दिमाग में। क्यूरियोसिटी आ रही है ना कैसे निकलता है, तो मैं एक वीडियो भेजूंगी आज। ये सेम ना तुम वहां पे भी पढ़ोगे, बिल्कुल सेम डिट्टो फिजिक्स में। जो तुम ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, फिजिक्स वाले सर उनका आंसर देंगे, क्योंकि वहां पे तुम थोड़ा ज्यादा डिटेल में, और यही रीजन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं तुम्हारे नीट में। और इसका जो एक्सपेरिमेंट है बीटेक में करते हैं बच्चे, पता है तुम्हें? ये चीज नहीं पता होगा, तुम तो नीट में जाओगे ना, डॉक्टर बनना है तुम लोगों को। क्या मैम? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पहले तो ये बताओ। यस मैम। यस मैम। मैम डन। डन, ठीक है। चलो जल्दी कर लो, फिर मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाती हूँ। मेरे को एक वीडियो अच्छी सी मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ निकाली है, ठीक है? देखो कैसे करोगे ये, कौन बताएगा? पूर्वा बताओ। मैम आपने अभी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया था ना कि अगर वेवलेंथ न्यूटन मीटर में गिवन है तो 1240 से डिवाइड कर दो उस पर्टिकुलर वैल्यू को, मतलब तो 1240 अपॉन 300 करा तो आया 4.134 समथिंग। हाँ तो जितनी भी फंक्शंस उससे कम थे वो सारे उसके अंडर कवर हो जाएंगे। हाँ ठीक है, समझ में आया? उन्होंने पता क्या बोला आपको? वर्क फंक्शन दिया हुआ, मैंने कहा ना हर मेटल का अपना वर्क फंक्शन होगा, तो आपको बोलना बताना है कि द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब तुम 300 नैनोमीटर की लाइट की जो वेवलेंथ है वो फॉल करा रहे हो मेटेलिक सरफेस पे, तो मेरे को वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो मैंने एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली। उसका मैंने सिंपल सा फंडा बताया था, ऐसे निकालो, वरना तुम निकालते मैम इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, ठीक है? फिर उसको आप उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं, तो बड़ा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल निकाल लो। एक बात बताओ, तुम फॉल करा रहे हो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, लिथियम का वर्क फंक्शन कितना है? सिर्फ कितनी है? 2.4। 2.4। निकल जाएगा? हाँ मैम मस्त निकलता हुआ जाएगा। इसका 2.3 चाहिए जब तुम इतनी करा रहे हो, तो मैम ये भी निकलेगा मैम, पोटेशियम का भी निकलेगा, मैग्नीशियम का भी निकलेगा। लेकिन कॉपर, सिल्वर, ये क्या नाम है इसका, आयरन। आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया और टंगस्टन हो गया, ये नहीं निकलेंगे, क्योंकि देखो तुम भेज रहे हो इतने की, इनको इतनी तो चाहिए ना, तो नहीं ज्यादा है। निकलेगा। यहाँ पे आप तो ये बोलोगे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। यस, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाई नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? ये पहले जो चार, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, तो यस ये मैम। ठीक है। तो बाकी हम क्या करेंगे, बाद में करेंगे, कुछ काफी सारे हैं, मतलब ये लगा लो अपना नेक्स्ट लेक्चर भी जाएगा, 1 घंटा जाएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। तो आज तुम्हें ये ध्यान रखना है क्या क्या फॉर्मूले मैंने करवाए। न्यू इज इक्वल टू बोलो, कौन सा किया? हाँ हाँ बोलते जाओ बोलते जाओ। अमीशा, C by lambda। C by lambda। वेव नंबर 1 by lambda। 1 by lambda। एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू Hc by lambda। H nu। म्यू। Hc by lambda। बाय लैम्डा। एच सी बाय लैम्डा। और हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा? E माइनस Phi is equals to Threshold kinetic energy is equals to kinetic energy maximum। यस, वर्क फंक्शन है ये, तुम्हें समझ Yes, में ma'am। आना चाहिए कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लिखा है, रट्टा नहीं मारना। और ई क्या है तुम्हारा? एच न्यू। H nu Yes, ma'am। naught is equals to kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और इसको तुम ऐसे कॉमन लेके भी बाहर 1 by lambda। 1 lambda naught 1 is lambda equals to half threshold is LV equals square। to kinetic energy। ये तुम्हारी मैक्सिमम वेवलेंथ हो जाएगी, और ये तुम्हारा मिनिमम। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है जी? यस मैम। Yes Yes, ma'am। ma'am। ठीक है। और हम नेक्स्ट क्या करेंगे, कल तो हम रिवीजन क्लास होगी हमारी, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पे, तो रिवाइज करके आना,
प्रिंट आउट भी भेज देना अपने, ठीक है जी, ताकि आपका संडे को टेस्ट अच्छा हो जाए। और कुछ क्वेश्चन भी है कि मैम देखो क्वेश्चन तो मैं हमेशा देती हूँ, ये रहे क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन तुम ये असाइनमेंट मुझे मंडे तक करके दे दोगे तो चलेगा, ठीक है बेटा। अभी अपने टेस्ट की प्रैक्टिस कर लेना, मतलब टेस्ट के लिए क्वेश्चन लगा लेना, ये तुम मुझे मंडे तक भी दे दोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि